नमस्कार दोस्तों। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास जानने के स्रोत पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने इतिहास जानने के स्रोत को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। पहला था साहित्यिक स्रोत और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़े थे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग इसके बारे में भी डिटेल्स में देख लिया था और साहित्यिक स्रोत हम लोग पढ़ रहे हैं। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। साहित्यिक स्रोत को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया था अपने अध्ययन की सुविधा के लिए। इसमें पहला था धार्मिक साहित्य। पहले पार्ट को दोस्तों धार्मिक साहित्य में हम लोग बांटे थे और दूसरा पार्ट था धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य धार्मिक साहित्य को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। धार्मिक साहित्य को एक आपका ब्राह्मण साहित्य था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के बारे में। आप पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हैं। दूसरा पार्ट हम लोगों ने बौद्ध साहित्य की चर्चा की थी और तीसरे में हम लोगों ने जैन साहित्य की चर्चा की थी। ठीक है, इन सब की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में सबकी चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग धर्मेत्तर साहित्य को देख रहे थे। धर्मेत्तर साहित्य में मतलब वो होते हैं जो धर्म पर आधारित नहीं है, किसी कवि, किसी विद्वान द्वारा लिखी गई हैं। तो इसमें हम लोगों ने धर्मेत्तर साहित्य को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो देसी साहित्य, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। देसी साहित्य में बहुत से इम्पोर्टेंट साहित्य की चर्चा हम लोगों ने किया था। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट साहित्य जैसे में हम लोग पढ़े थे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पढ़नी का अष्टाध्यायी, कालिदास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, विशाख दत्त और फिर कल्हण की राजतरंगिणी। ये सब इम्पोर्टेंट देसी साहित्य को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा पार्ट विदेशी साहित्य के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मेंस और पीटी दोनों में प्रश्न आए हैं और हमेशा आते रहते हैं, तो इसलिए विदेशी साहित्य बहुत ही ज़रूरी है। भारत के बारे में बहुत से विदेशियों ने भी बहुत कुछ किताबें लिखी हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं विदेशी साहित्य के बारे में। ठीक है, विदेशी साहित्य, वो कई विदेशी आए जिन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, काफ़ी कुछ विवरण दिया है। तो उन्हीं सब के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं देखेंगे। जो विदेशी साहित्य है उनको भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है यूनानी रोमन साहित्य। ठीक है, यूनान के लोगों ने भारत के बारे में काफ़ी लिखा है। कुछ आप देखेंगे कि सिकंदर के साथ आए थे, कुछ सिकंदर के पहले भी। तो इन सब के बारे में देखेंगे जो प्राचीन भारत के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। और विदेशी साहित्य में पहला पार्ट हो गया यूनानी रोमन और दूसरा बहुत से चीनी साहित्य उपलब्ध हैं, चीनी साहित्य, और ये दूसरा हम लोगों का हो गया। और तीसरा है अरबी साहित्य। बहुत से अरब देशों के विद्वान भारत की यात्रा पर आए थे
और उन्होंने भी बहुत से इम्पोर्टेंट दस्तावेज लिखे हैं, बहुत सी अच्छी किताबें उन्होंने लिखा है। तो एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं, ठीक है। अब यूनानी साहित्यकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि यूनानी रोमन कौन कौन से साहित्यकार थे। यूनानी रोमन साहित्य, इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यूनानी रोमन साहित्य, ठीक है। आप चाहें तो अच्छे से नोट्स भी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। पीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब, और आगे मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं। पहला है सिकंदर से पूर्व, अलेक्जेंडर जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, भारत पर उन्होंने आक्रमण किया था, तो उन्हीं को संदर्भ मान करके हम लोग पढ़ते हैं सिकंदर से पूर्व, और कुछ सिकंदर के समकालीन हैं, सिकंदर के समकालीन, और कुछ ऐसे भी राइटर हैं जो सिकंदर के बाद आए भारत में, उनके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। सिकंदर के बाद, सिकंदर के पूर्व जो इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है, उसमें एक स्काई लॉक हैं, उनका नाम था स्काई लॉक्स। उन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, बुक उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका नाम हम लोग कैसे बता सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको जानना है सिकंदर से पूर्व ही, सिर्फ इन्हीं के बारे में आप याद रखिएगा, उनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोट्स भी इनको कहते हैं, हेरोडोट्स, ठीक है। सिकंदर से पहले भी थे, लगभग 5th BC के इतिहासकार हैं, 5th सेंचुरी BC के। इसको आप ईसा पूर्व लिखते हैं, 5th सेंचुरी ईसा पूर्व की बात करते हैं। इन्हीं को ही आपको पता ही है फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। हेरोडोट्स को ही क्या बोला जाते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनकी बुक का नाम क्या है? इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका, ठीक है। इनके बुक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में विशेष रूप से भारत और फारस के जो संबंध थे उनकी चर्चा मिलती है, ठीक है। तो सिकंदर से पूर्व आप सिर्फ हेरोडोटस को याद रखिएगा। यहाँ से पीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 5th सेंचुरी BC के इतिहासकार हैं। इनकी बुक का नाम हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका में भारत और फारस के संबंधों पर विशेष चर्चा की गई है। हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद सिकंदर के समकालीन बहुत से इतिहासकार हुए, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सिकंदर के समकालीन जो इतिहासकार हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सिकंदर के समकालीन सबसे इम्पोर्टेंट हैं अरिस्टोबुलस, ठीक है। उनका नाम क्या था? अरिस्टोबुलस। इनकी पुस्तक जो इन्होंने लिखा था उसका नाम था युद्ध का इतिहास, ठीक है, युद्ध का इतिहास। इनकी पुस्तक का नाम है ये युद्ध का इतिहास, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है ओनेसिनक्रीटस। ये सब आपको पता ही है कि अरब के लोग हैं, तो इसी तरह के नाम ही रखे जाते थे, ओनेसिनक्रीटस, ठीक है। इन्होंने ही सिकंदर की जीवनी लिखी थी, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सिकंदर की बायोग्राफी इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। सिकंदर की जीवनी इन्होंने लिखी थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक और सिकंदर के समकालीन
लेखक है निरयाकस नाम है उनका। ये सभी इतिहासकार सिकंदर के समकालीन हैं। ये पीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है सिकंदर की जीवनी किसने लिखी थी, तो आप याद रखिएगा ओनेस सिनक्रिटस ने लिखी थी। ठीक है, सिकंदर के बाद के जो इतिहासकार हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था, सिकंदर के बाद के इतिहासकारों के चर्चा हम लोग करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता ही है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सिकंदर के बाद के लेखक हैं उसमें हैं मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस पर्सन है। ये किनके राजदूत थे आपको पता ही है, सेल्यूकस के राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में जब युद्ध हुआ तो सेल्यूकस हार गए और बहुत से उपहार के साथ अपने राजदूत मेगास्थनीज को, सेल्यूकस, इनका पूरा सेल्यूकस निकेटार नाम था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटार के क्या थे, ये राजदूत थे। और फिर ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, ये सब चीज़ आप जानिएगा। इनकी पुस्तक का नाम जो है आप हमेशा याद रखिए, इंडिका है। इंडिका लिखी थी। इंडिका में आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र का इन्होंने, जो कि राजधानी थी उस समय, राजधानी पाटलिपुत्र का विशेष वर्णन इन्होंने किया है। पाटलिपुत्र का इन्होंने वर्णन किया है मेगास्थनीज इंडिका में। ठीक है, और साथ ही ये मौर्यकालीन समाज, इंडिका में ही मौर्यकालीन हम लोगों को समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। ठीक है, समाज की, वहाँ की संस्कृति, जाति व्यवस्था, इन सब की चर्चा इंडिका में की गई है। इंडिका की खास बात है, इंडिका पूरी बुक उपलब्ध नहीं है। कई ऐसे राइटर हुए बाद में, जैसे में स्ट्राबो जब अपनी किताब लिखते हैं और एरियन हैं, तो उन सब में इंडिका पुस्तक का उल्लेख केवल किया गया। इंडिका स्पेशली उपलब्ध नहीं हुई है। ठीक है, मूल पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इंडिका का संकलन एक इतिहासकार ने किया है। इंडिका का संकलन किसने किया, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उनका नाम याद रखिएगा। उनका नाम है सावन बेक, सावन बेक। ठीक है, सावन बेक ने इंडिका का क्या किया, संकलन किया। संकलन मतलब होता है जो जो स्ट्राबो, एरियन और अन्य इतिहासकारों ने इंडिका के बारे में जो कुछ लिख रखा था अलग अलग जगहों पे, उन सबको एक जगह पे रख के उन्होंने इंडिका नाम रखा फिर से। ठीक है, एक बुक के रूप में उनको संकलित किया, संग्रहित किया सावन बेक ने। ठीक है, इस फैक्ट को आप हमेशा याद रखिए। ये हुए मेगास्थनीज के बारे में हम लोगों को इतना जानना था, इतना जानकारी मेगास्थनीज के बारे में पर्याप्त है। ठीक है, ये हम लोग सिकंदर के बाद के इतिहासकारों की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने मेगास्थनीज के बारे में पढ़ा। सिकंदर के बाद के और भी इतिहासकार हैं, जैसे में आप उनका नाम देख लीजिए, एरियन हुए। इनकी कौन सी बुक है विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है। दूसरा एक और राइटर है स्ट्राबो। स्ट्राबो अभी जो मैंने चर्चा की थी, स्ट्राबो की बुक का नाम याद रखिएगा, भूगोल है। ठीक है, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है, इसमें उन्होंने भारत के ज्योग्राफी के बारे में चर्चा की है और बहुत ही भारत के ज्योग्राफी की, भारत के भूगोल की काफ़ी प्रशंसा इन्होंने की थी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए, उनका नाम क्या है, प्लिनी। उनका नाम है प्लिनी। इनकी चर्चा आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बार बार होती है। प्लिनी की बुक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिका।
ठीक है, याद रखिएगा। ये प्लिनी है, इनकी बुक का नाम नेचुरलिस हिस्टोरिका है। इस बुक में उन्होंने भारतीय जो वन संपदा थी, वन संपदा, भारतीय पशु पक्षी और यहाँ के पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, इन सब की चर्चा ये करते हैं। भारत में जो खनिज पाए जाते हैं, इन सब की चर्चा प्लिनी अपने नेचुरल हिस्टोरिका बुक में करते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बुक है, यहाँ पर मैं चर्चा कर देता हूँ, जो कि यूनानी इतिहासकारों ने लिखी है। इसके राइटर का नाम नहीं पता है, याद रखिएगा बुक का नाम, बार बार पूछा, प्री में आ चुका है। उस बुक का नाम है, पीसीएस में 2-3 बार पूछा है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के राइटर कौन है पता नहीं है, लेखक कौन है वो अज्ञात है। ठीक है, लेकिन इस पुस्तक की खास बात यह है, इस पुस्तक से भारत के समुद्र तटों की जानकारी, भारत के समुद्र तटों की विशेष जानकारी प्राप्त होती है, समुद्री व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इन सब के बारे में हमें पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से विशेष जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और भी कुछ राइटर हुए, जैसे प्लूटार्क हुए, उन्होंने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा इन्होंने की है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चर्चा हो गई यूनानी इतिहासकारों के बारे में, जिन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरा पॉइंट था, चीनी इतिहासकारों के बारे में, चीनी जो यात्री आए थे, चीनी यात्रियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चीनी यात्री क्यों आए? जब बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से, अशोक के बाद आप देखेंगे बौद्ध धर्म विदेशों में, स्पेशली एशिया में, चीन, जापान, श्रीलंका, इन सब में बहुत तेज़ी से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जब होने लगा, तो लोगों के मन में काफ़ी उत्सुकता जगी कि चलिए भारत चलते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में और अधिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो आप देखेंगे इस क्रम में चीनी यात्री विशेष रूप से भारत आते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का अध्ययन करना था। ठीक है, इसीलिए ये आए थे भारत में। इनके आने का मुख्य उद्देश्य यही था, चीनी यात्रियों का। तो सबसे इम्पोर्टेंट लगभग चार हैं, चारों के बारे में आपको जानना होगा। पहला फाहियान है, फाहियान, ठीक है, फाहियान, सॉरी गलत लिखा, फाहियान का जो लगभग 375 से 415 ईस्वी के आसपास वो भारत आते हैं। ठीक है, उस समय आपको पता ही है गुप्त शासन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में दरबार में फाहियान आए थे, और ये बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ पर इन्होंने ग्रहण की। और इनकी बुक का नाम याद रखिएगा। इनकी जो बुक है, इनकी पुस्तक का नाम है, वो है चीनी नाम है क्यों की। ठीक है, फो क्यों की इनकी बुक का नाम है। फाहियान के बारे में याद रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त शासक विक्रमादित्य के दरबार में ये आए थे। ठीक है, और दूसरे इम्पोर्टेंट जो चीनी यात्री थे, उनका नाम वेनसांग है, वेनसोंग। ठीक है, वेनसोंग के बारे में आप सभी जानते ही हैं। ये हर्ष के समय में भारत आए थे। किनके समय में? हर्ष के दरबार में, हर्ष के शासन काल में, हर्ष के शासन में
भारत आए थे। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता। फाहियान याद रखिएगा गुप्तों के समय आए थे, और वेनसांग काफ़ी लेट आए थे। इनका टाइम था लगभग 629-30 के आसपास। लगभग 16 साल इन्होंने भारत में व्यतीत किया था। ठीक है, इनकी टाइम ये है 629 से 645 के आसपास ये भारत आए थे हर्ष के शासनकाल में। ठीक है, तो इनकी रचना जो है बहुत फेमस है। सीयूकी इन्होंने लिखा था। वेनसांग की रचना सीयूकी, इनकी पुस्तक का नाम है, ये बुक्स इनकी बुक है सीयूकी। सीयूकी से, इस बुक से हर्ष के समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। हर्ष के समय के खासकर वहाँ की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। सामाजिक राजनीतिक स्थिति के पता चलता है। ठीक है, हर्ष के समय का इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है वेनसांग की पुस्तक सीयूकी से। ठीक है, ये भी आप देखेंगे कि सीयूकी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वेनसांग आए थे। नालंदा में इन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया था। नालंदा में इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, जो कि बिहार में था। नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय थी, नालंदा में पढ़ाई की थी इन्होंने। ठीक है, जो थर्ड इम्पोर्टेंट राइटर थे वो इत्सिंग, चीनी यात्री थे ये। इत्सिंग नाम था इनका। ये मध्य हर्ष के आप देखेंगे बाद आए थे। इनका टाइम था 672-73 के आसपास से भारत आए थे। ठीक है, ये नालंदा में इन्होंने नालंदा में पढ़ाई की थी। नालंदा में ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया था इन्होंने। बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया था। ठीक है, इनसे इतिहास हर्ष के बाद के जो राजा हुए, इत्सिंग उनकी चर्चा करते हैं। हर्ष के बाद के राजाओं की चर्चा इनके बुक में है। ठीक है, इत्सिंग के बुक का नाम थोड़ा बड़ा है, देख लीजिएगा। इनकी बुक का नाम है काउ फा काओ सांग चुन। काउ फा काओ सांग चुन। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है। ये स्पेशली बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कैसा था, उसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। और साथ साथ उस समय के सामाजिक स्थिति के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। एक और चीनी यात्री का नाम उल्लेख होता है किताबों में, सुंगयुंग नाम था उनका। ठीक है, सुंगयुंग नाम था। ये लगभग 518 ईस्वी के आसपास भारत आए थे, और इन्होंने ढेर सारे बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया था। बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया और ढेर सारे ग्रंथों को चाइना भी ले गए और वहाँ उन्होंने इसका अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये हो गए आपके चीनी यात्रियों की चर्चा हमने किया। स्पेशली 4 लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे। फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। इनकी पुस्तक का नाम फो क्यों की है। दूसरा आए थे वेनसांग हर्ष के समय में आए थे। इनकी पुस्तक का नाम सीयूकी है। इत्सिंग आए थे। इनकी बुक का नाम काउ फा काओ सांग चुन है। वेनसांग के बाद इत्सिंग आए थे और सुंगयुंग 518 ईस्वी के आसपास आए थे। ठीक है, तो ये हो गए चीनी यात्रियों की चर्चा हम लोगों ने किया था। अब आगे हम लोग कुछ और भी राइटर हैं उनके बारे में देख लेते हैं। चीनी के बाद हम लोगों ने देखा था जो अरबी साहित्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि पूर्व मध्यकाल में और मध्यकाल में बहुत से अरबी यात्री भी भारत आते हैं। बहुत से विद्वान आते हैं जो कि भारत के बारे में उन्होंने काफ़ी चर्चा की थी। ठीक है, तो एक एक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है सुलेमान। ये अरबी यात्री थे, भारत में ये घूमने के लिए आए थे लगभग 851 ईस्वी में। चूँकि उसमें पूर्व मध्यकाल में भारत में कई राजवंश स्थापित हो गए थे, तो किस राजा के समय में आए ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी सुलेमान ने
अपने समय में पाल शासकों के बारे में, प्रतिहार शासकों के बारे में और राष्ट्रकूट शासकों के बारे में। जब आप देखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, उसी समय सुलेमान भारत आते हैं और पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बारे में काफ़ी चर्चा ये करते हैं। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट है अल मसूदी, जो कि अरबी यात्री थे, उनका नाम था अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी। इनका टाइम लगभग 941-42 के आसपास है, 942 के आसपास भारत आए थे। ये भी प्रतिहार शासकों के बारे में विशेष चर्चा इनकी बुक में उपलब्ध है। प्रतिहार शासकों के बारे में ये काफ़ी उल्लेख करते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है अल बरूनी। आप इनके बारे में जानते होंगे, काफ़ी विद्वान आदमी थे ये अल बरूनी। 1018 ईस्वी के आसपास ये भारत आए थे। किनके साथ? महमूद गजनबी के साथ। ये महमूद गजनबी के राज ज्योतिषी थे, महमूद गजनबी। ओके, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के क्या थे? ज्योतिषी, राज ज्योतिषी, ज्योतिषी थे ये। ठीक है, उन्हीं के दरबार में रहते थे अल बरूनी। इनकी पुस्तक का नाम तहकीक हिंद है। तहकीक हिंद, क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार पूछा जाता है। तहकीक ए हिंद, हिंदी में इसको बोलते हैं भारत की खोज। भारत की खोज। कई बार इसी पुस्तक को तारीख हिंद भी लिखा जाता है, तारीख ए हिंद। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बुक है, तहकीक ए हिंद, तारीख ए हिंद, एक ही बुक का नाम। ये बुक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इतिहास जानने के स्रोत के रूप में, क्योंकि इससे भारतीय समाज के बारे में विशेष चर्चा इसमें की गई है। भारत के समाज, वहाँ के निवासियों की जानकारी, जाति प्रथा, वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, सबकी चर्चा अल बरूनी ने की है। अल बरूनी अपनी बुक में एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, मैं आपको यहाँ पर उल्लेख कर देता हूँ। अल बरूनी कहते हैं कि हिंदू लोग घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते और वो घटनाओं को तिथि क्रम वार लिखते नहीं हैं, वो इसी तरह से इसका वर्णन कर देते हैं। अल बरूनी भी कहते हैं कि भारतीयों में इतिहास पढ़ने की विधि अच्छी नहीं है। ठीक है, और ये भी कहते हैं भारतीयों के बारे में कि भारतीय लोग समझते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारी पुस्तकें श्रेष्ठ हैं, हमारे धर्म श्रेष्ठ हैं, और दुनिया में और भी जो लोग हैं उनके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा वो बोलते हैं, भारतीय कितना अहंकारी हैं अपने धर्म, अपने समाज को लेके। ऐसा अल बरूनी अपनी पुस्तक में तारीख हिंद में चर्चा करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों की जानकारी आप रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी स्रोत हैं, अन्य स्रोत के बारे में जैसे हम लोग लिख लेते हैं। अन्य स्रोत भी हैं, क्या हैं हम लोग देख लेते हैं। 2-3 हैं, आप याद रखिएगा। एक तिब्बती लेखक हैं, तिब्बती लेखक जिनका नाम तारानाथ है। तारानाथ, ठीक है, ये आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के विद्वान थे तारानाथ। लगभग 12वीं सदी में इन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा था। ठीक है, अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट है मार्को पोलो। याद रखिएगा इनको, मार्को पोलो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। एक बार पूछा था मार्को पोलो कहाँ के निवासी थे, मार्को पोलो नाम था इनका। ठीक है, तो याद रखिएगा इटली के निवासी थे, इटली के निवासी थे, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, लगभग 13वीं सेंचुरी में, 13वीं सदी में भारत आए थे मार्को पोलो। ठीक है, ये जब आए थे उस समय दक्षिण भारत में पांड्य देश की यात्रा की थी, पांड्य राजाओं की चर्चा इन्होंने किया था। विशेष रूप से इनकी पुस्तक से दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने
एक बहुत ही अच्छा उल्लेख किया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन्होंने लिखा था कि भारतीय शासक अपना बहुत सारा धन घोड़ों को खरीदने में बर्बाद करते हैं, घोड़ों को खरीदने में बेकार कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, घोड़ों को खरीदने में, तो ये बताते हैं कि दक्षिण भारत के जो राजा थे अपने घोड़ों को विदेश से आयात करते थे, स्पेशली मध्य एशिया से। तो इन सब की चर्चा से हम लोगों को उस समय के व्यापार वाणिज्य की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो मार्को पोलो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो 13वीं सेंचुरी में पांड्य देश की यात्रा करने के लिए आए थे और इनसे दक्षिण भारत के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इटली के निवासी थे। दोस्तों, जो इतिहास जानने का स्रोत था वो पूरा हुआ। ठीक है, अब हम लोग इतिहास के बारे में, जो इतिहास लेखन है उसकी चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। आपसे ध्यान से इसको, वीडियो को पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।